बेटा अब जो मैं 3 क्वेश्चंस तुमसे डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक बार क्रॉस चेक कर लो कि तुम्हें ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। एक, डेरिवेशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जो 5 रेजिस्टेंसेस से बनता है और एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस अरेंजमेंट से निकाली जाती है। इसमें जब हम रीडिंग लेते हैं उस समय ये जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है इसके पोटेंशियल सेम होते हैं और गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होती है। गैल्वेनोमीटर में रीड करता है 0, जिसे हम नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको जो बैलेंसिंग कंडीशन निकालनी रहती है वो इसी पॉइंट से निकालनी रहती है कि V ऑफ C एंड D आर इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि VA से VC माइनस किया और VA से VD भी माइनस किया, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा। अब VA माइनस VC ये क्या कहलाएगा? अगर करंट I जा रही है और यहाँ पर I1 I2 में डिवाइड हो रही है तो I1 इंटू दिस रेजिस्टेंस ये VA माइनस VC हो जाएगा और VA माइनस VD I2 इंटू दिस रेजिस्टेंस। ठीक, इसको लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। सिमिलरली हमने फिर इस इक्वेशन को यूज़ किया, इस कंडीशन को यूज़ किया। अब की बार हमने VC में से VB माइनस किया और VD में से भी VB माइनस किया, तो दोनों अगर VC इक्वल टू VD है तो ये भी इक्वल होगा। अब VC माइनस VB I1 इंटू Q हो जाएगा और D माइनस VB भी I2 इंटू S हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से हमको व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन आ जाती है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इस पर ये डेरिवेशन भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है। दूसरा, आप चेक करो कि आपको मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन आता है या नहीं। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन और उसकी डेफिनेशन दोनों मैं इससे पहले एक वीडियो में, जो कि मेरी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईएससी बोर्ड एग्जाम 2025 में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस एक प्लेलिस्ट में हैं। आप चैनल पर उस प्लेलिस्ट को ढूंढकर उसमें से सारे क्वेश्चंस अपने रिवाइज कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इस एक डेरिवेशन को भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप इसको वीडियो पॉज करके रिवाइज भी कर सकते हैं और अगर आपको आता है तो आप ये ओके कर सकते हैं कि चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है और आपको आता है। इसके बाद जो मैं एक डेरिवेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो है रेजोनेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन और सीरीज रेजोनेंस के समय जो सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेशलिटी होती है, वो भी मुझे लगता है कि पूछी जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है LCR सर्किट की? इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हमारा सीरीज LCR सर्किट है। इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन इंडक्टर ऑफर करता है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन करंट के रास्ते में कैपेसिटर ऑफर करता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिव कंपोनेंट्स जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं वो रेजिस्टेंस कहलाता है। जब हम इन तीनों ऑब्स्ट्रक्शंस को एक साथ कंबाइंड करते हैं तो उसे हम इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कहते हैं। तो रेजोनेंस के समय इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये इक्वल होते हैं। और अगर आपको फेजर डायग्राम LCR सर्किट का याद हो, मैं यहाँ आपको रिकॉल करा दूँ, जो साइन वेव की तरह से या कॉस वेव की तरह से वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम फेजर टेक्निक से स्टडी करते हैं। उसमें हम करंट को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और इसके लिए हम इस एरो को यूज़ करते हैं। क्योंकि करंट एक वेक्टर नहीं है इसलिए हम उसको फेजर कहते हैं और इस डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। तो LCR सर्किट में सबसे पहले हम एक एरो बना लेते हैं जो करंट की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप करंट के फ्लो करने पर होता है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो और करंट सेम फेज में होते हैं, इसलिए इस एरो को हम करंट के पैरेलल बनाते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, इट लीड्स द करंट। तो हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको एक ऐसे वेक्टर से, एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है, लैग करता है। तो इसको हम इस तरीके से VC फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और तब इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई भी ऑपोजिशन सर्किट में नहीं रह जाएगा, केवल रेजिस्टेंस का जो ऑपोजिशन है वो सर्किट में रह जाएगा। उस कंडीशन में जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो और करंट ये सेम फेज में होंगे। तो इस कंडीशन को अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस तो आप बताओगे
कि condition in LCR circuit when inductive reactance is equal to capacitive reactance and therefore impedance of the circuit is minimum, क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर ही नहीं कर रहे इस समय, तो इंपीडेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर। करंट ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, और पावर फैक्टर वो भी मैक्सिमम है। पावर कंज्यूम्ड जो सर्किट में होती है उसको जो क्वांटिटी डिसाइड करती है कि कितनी सर्किट में पावर कंज्यूम होगी, कितना यूज आएगी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एलसीआर सर्किट में, वो पावर फैक्टर डिसाइड करता है और वो इस समय मैक्सिमम होता है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट मैक्सिमम होती है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ये भी आपसे कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखो या कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक भी आपको आनी चाहिए। तो हम इस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन है तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये और ये 3 पॉइंट्स सर्किट फुलफिल करता है और इस स्टेट को सर्किट की हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की डेफिनेशन इस तरह से आप लिख देंगे, और उसके बाद ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है उस बात को हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई FL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई FC, और यहाँ पर F को हमने, क्योंकि रेजोनेंस के समय की ये सिचुएशन है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसे हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा है, और इससे हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये फेजर डायग्राम बनाना ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट से बहुत समय से नहीं पूछा गया है, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह ये डेरिवेशन पूछ लिया जाए कि अगर एक AC EMF एक कैपेसिटर के, खाली कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो करंट की एक्सप्रेशन और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की एक्सप्रेशन डिराइव करो, ठीक, और उसका फेजर डायग्राम बनाओ। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है कि अगर एक ऑल्टरनेटली वेरिएबल वोल्टेज सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करें तो जो करंट है और जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है वो उसका डेरिवेशन, तो ये उसका डेरिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल एक साथ दे रही हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए और मैग्नेटिज्म के लिए। तो आई होप कि आप इन वीडियोस से क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इनको समझ सकते हैं, और चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनके PDF से भी स्टडी कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये मेहनत आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स से फिज़िक्स में पास होंगे।